नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम। आज 28 अगस्त है और यहाँ न्यूयॉर्क में गर्मी बढ़ती जा रही है और बरसात होते रहने के कारण उमस भी ज़्यादा है। आज दिन का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। स्वागत है आप सभी का वीकली टेक्स साप्ताहिकी के 55वें एपिसोड में। देश और दुनिया में हर दिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं। टीवी से लेकर इंटरनेट तक दिन भर चल रही खबरों की भीड़ में कई ऐसी अहम खबरें होती हैं जो हमसे मिस हो जाती हैं और हम कई बार महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में नहीं जान पाते। इसके अलावा हर समाचार की सच्चाई से हम वाकिफ नहीं हो पाते क्योंकि समाचार सुनाने वालों का भी एक बायस होता है। मेरी कोशिश होती है कि आप तब खबरों को बिना बायस के आपसी बातचीत द्वारा पहुंचा सको। आज के साप्ताहिकी में हम चर्चा करेंगे अमेरिका और विश्व के समाचार की, लेकिन हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। अफगानिस्तान अभी भी सुर्खियों में है। अफगानिस्तान एयरपोर्ट पर बम धमाकों के बाद स्थिति बिगड़ती जा रही है। जानेंगे उसके बारे में और चर्चा करेंगे उसके कारण, अमेरिका और प्रेसिडेंट बाइडेन की विश्व भर में घटती लोकप्रियता के बारे में। आपके क्या विचार हैं, साझा करें। इसके साथ ही साप्ताहिकी में हम हमेशा की तरह चर्चा करेंगे भारत के मुख्य समाचार की और मिल बैठकर उसका एनालिसिस करेंगे। जानेंगे अफगानिस्तान के कारण गर्म होती भारत की राजनीति और क्या तैयारियां हो रही हैं आने वाले प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर। जानेंगे विस्तार से। फिर होगी कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और अंत में हम बात करेंगे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी की और दिन पर दिन उसके बदतर हालत की। पप्पू क्यों बर्बाद करने पर तुला है। यहां तक के सफर में आप सबों ने मेरा पूरा साथ दिया है, मनोबल बढ़ाया है। तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज के साप्ताहिकी के 55वें एपिसोड को और जानते हैं विश्व के ताजा समाचारों को। चर्चा करते हैं अफगानिस्तान के समाचार को। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था अभी तक के घटनाक्रम के टाइमलाइन को। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान के हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में बढ़ती तालिबानियों की क्रूरता के बीच गुरुवार थर्सडे देर शाम काबुल एयरपोर्ट पर सुइसाइडल हमले हुए, जिसमें अभी तक 150 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि लगभग उतने ही घायल हैं। मरने वालों में 12 अमेरिकी मरीन और 1 नेवी सील है। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि सभी को। फ्राइडे को भी काबुल एयरपोर्ट के पूर्वी गेट पर हाईटेक हथियारों से लैस 3 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कई लोगों को गोली लगी है। कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं जो आपसे साझा कर रहा हूं, इस प्रयास में कि शायद आपको जानकारी हो। एयरपोर्ट के बाहरी पेरीमीटर पर तालिबान के चेक पोस्ट हैं और वो भी एक नहीं कई। इतने की आई विटनेस के मुताबिक 10 मिनट का सफर घंटे से ज्यादा समय में तय हो रहा है। तात्पर्य ये कि चेकिंग बहुत जबरदस्त है। फिर इसके बीच से होकर अगर कोई सुसाइड बॉम्बर अंदर तक पहुंच जाता है तो उसे मिली भगत के अलावा क्या कहेंगे। फिर भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को तालिबान में अच्छा दिखता है और इसी भरोसे पर उन्होंने अफगानिस्तान में बचे हुए सभी अमेरिकी नागरिकों को उनके मददगारों की सूची तालिबान को सौंप दी। द वेरी कंसेप्ट ऑफ गुड तालिबान एंड बैड तालिबान इज रिडिकुलस। अ टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, सिंपल। दिस इज नो रॉकेट साइंस। और फिर काबुल में कब्जा करते ही तालिबान ने सभी ISIS कैदियों को रिहा किया। ये जेस्चर क्या संदेश देता था? फिर भी अमेरिकियों को समझ में नहीं आया। नतीजा सामने है, 13 अमेरिकन सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा। कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आगे बढ़ने से पहले जानते हैं इन क्रूएल कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और इनका आपसी रिश्ता। क्या ये अलग अलग हैं या एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं? हक्कानी नेटवर्क को जानिए। हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में बनाया गया एक अत्यंत खतरनाक कट्टरपंथी जिहादी आतंकी संगठन है, जिसके 2 सदस्य और तालिबान के डेप्यूटी लीडर सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के मैसेंजर खलील हक्कानी के सिर पर
$15 मिलियन का इनाम है। एक अन्य इस रिश्तेदार अन्नस हक्कानी तालिबान के विभिन्न गुटों और पंशीरी प्रतिरोध के बीच बातचीत के केंद्र में है। हकीकत यह है कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हक्कानी नेटवर्क के 6000 से ज्यादा हत्यारे टेररिस्ट के नियंत्रण में है, जिसमें मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब नंबर 2 की हैसियत रखता है। यानी तालिबान को बनाने वाला मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकून हक्कानी नेटवर्क में नंबर 2 की हैसियत रखता है, जिसे अमेरिका बार बार तालिबान से अलग संगठन बताता है। यू आर अ बेटर जज टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाई इज इट नेविएट और ट्राइंग टू कवर इट्स ओन एम्बैरेसमेंट। पाकिस्तान में दर्जनों आतंकी संगठनों ने जन्म लिया है और आतंकी संगठनों के लिए पाकिस्तान न सिर्फ फर्टाइल लैंड है, बल्कि पाकिस्तान में आतंकियों को पाला भी जाता है ताकि वो डेमोक्रेटिक देशों में अशांति पैदा करें और पाकिस्तान उन देशों को ब्लैकमेल कर सके। लिहाजा जितने भी आतंकी संगठन हैं उनमें आइडियोलॉजिकल लेवल पर भले ही कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये तमाम आतंकी संगठन लोकतांत्रिक देशों में अशांति फैलाने के नाम पर एक हो जाते हैं। ये तमाम मुस्लिम आतंकी संगठनों का निर्माण पश्चिमी देशों के खिलाफ जहर उगलकर किया गया है और इन आतंकी संगठनों को इस कदर जहरीला बनाया गया है कि ये शिया मुसलमानों का कत्लेआम करने से भी नहीं हिचकते हैं। जब पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को काबुल स्थित भारतीय एम्बेसी पर हमला करना था, तो उसके आतंकियों को काबुल में हक्कानी नेटवर्क ने लोकल हॉस्पिटैलिटी मुहैया कराई और जैसे इस वक्त अगर इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान काबुल एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है तो कुछ लोग उसे अलग संगठन बता रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग इस बात पर पर्दा डाल देते हैं कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान को भी पाकिस्तान से दिशा निर्देश मिलते हैं और एक बार वो रावलपिंडी के इशारों पर भारतीयों पर हमला कर चुका है। मुफ्ती रऊफ अजहर के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद पाकिस्तानी सीमा के दोनों ओर सक्रिय है। इस आतंकी संगठन ने दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेना से लड़ाई लड़ी, जबकि यह खैबर पास में हक्कानी नेटवर्क के साथ ट्रेनिंग कैंप्स में हिस्सा लेता रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो बाइडेन और उनकी टीम लगातार अफगानिस्तान के मुद्दे पर झूठ बोल रहे हैं और हक्कानी नेटवर्क और तालिबान को अलग अलग बताना अमेरिका का सबसे शातिर झूठ है, जिसका मकसद साफ है क्योंकि अब अमेरिका के लिए अफगानिस्तान कोई मतलब नहीं रखता है। हकीकत यह है कि तालिबान और हक्कानी नेटवर्क बोथ आर बोर्न ऑफ द सेम मदर, पाकिस्तान। तालिबान जिस हाथों से मासूमों का गला काटता है वो हाथ हक्कानी नेटवर्क है और पाकिस्तान ही इसका माँ बाप है। और अब इस बात पर भी मुहर लग गई है कि सोवियत संघ और ब्रिटिश राज के बाद अफगानिस्तान एक और साम्राज्य के लिए कब्रिस्तान साबित हो गया है और अब एशियाई देशों को तय करना है कि वो इन आतंकी संगठनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और अपने अपने देश में कितनी शांति बरकरार रख पाते हैं। इस घटनाक्रम में देयर आर सो मेनी लूप होल्स विच डू नॉट मेक सेंस। आप एक सामान्य आदमी के नॉर्मल पर्सन की तरह सोचें तो यह समझ में नहीं आता कि व्हाई डिड यू लीव द बारग्राम एयरबेस बिफोर गेटिंग द अमेरिकन्स आउट। इसके लिए एक मिलिट्री एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। अपने सारे सोफिस्टिकेटेड हथियार तालिबान को थाली में सजाकर क्यों दे दी? तालिबान पर भरोसा क्यों? पाकिस्तान पर भरोसा क्यों? आप क्या सोचते हैं? शेयर योर थॉट्स and we'll discuss it in the next episode where we'll also talk about विश्व भर में अमेरिका की गिरती साख, Joe Biden's losing popularity. We'll track his 8-month graph. We'll also talk about the future of the world जब एक सुपर पावर के ऊपर से दुनिया के बाकी देशों का विश्वास उठ जाता है। आज मिली खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट के आसपास 2 बार अमेरिकियों ने स्ट्राइक किए हैं, लेकिन उस स्ट्राइक के से जुड़े हुए 3 फोटो साझा किए गए हैं। एक होल जमीन में किया हुआ दिखता है, दूसरा एक मकान की तस्वीर है जिसमें गोलियां लगी हैं और तीसरा उस मकान के अंदर एक 3 व्हीलर स्कूटर है जिसमें आग लगी है। कौन मरा? क्या किसी ने किसी लाश को साझा किया या ये एक दिखावा था? दूसरी एयर स्ट्राइक आज फिर हुई जो
तकरीबन काबुल एयरपोर्ट से 10 किलोमीटर दूर की जगह पर बताई जाती है, लेकिन यहां भी कहा तो यह गया है कि एक गाड़ी जो कि एक्सप्लोसिव से लदी हुई थी वो एयरपोर्ट पर हमला करने वाली थी, जिसको स्ट्राइक किया गया। लेकिन यहां एक बच्चे के मरने की खबर है और एक किसी और की, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इससे हम दूर बैठे क्या समझें? क्या ये एक अमेरिकन सिटीजनरी को खुश करने की, उस दिन जिस दिन अमेरिका में अफगानिस्तान में शहीद हुए 13 अमेरिकी सेनाओं के शव यहां आ रहे हैं, उनसे उनके ऐसे माहौल में एक खबर मनोबल बढ़ाने के लिए की गई? सच्चाई क्या है? आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भारत के मुख्य समाचारों को। क्या कुछ हो रहा है सोशल मीडिया पर? कहां है राजनीतिक हलचल? मोदी ने कितना बुरा किया? चलिए आज चर्चा करते हैं कि मोदी ने आखिर किया क्या। 200 साल तक हमारे देश को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन में 53 देशों की मीटिंग में मोदी जी अध्यक्ष बने। क्या इस पर एक भारतीय का सीना गर्व से नहीं चौड़ा होना चाहिए, या सिर्फ लगान फिल्म को ही बॉक्स ऑफिस पर हिट करानी है? यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भारत की बड़ी जीत हुई। सबसे ज्यादा वोटों के साथ बना सदस्य। 97 वोटों की आवश्यकता थी, जबकि मिले 188 वोट्स। अब भी भारत की जनता पूछती है कि मोदी विदेश क्यों जाते हैं? दुनिया के 25 सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट जारी हुई। भारत आया नंबर 4 पर। हमसे आगे अमेरिका, रूस और चीन। क्या यह भारतीयों के लिए गर्व की बात नहीं है? 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा जीएसटी का मासिक टैक्स कलेक्शन। क्या यह देश की बढ़ोतरी के लिए अच्छा नहीं है? नए सोलर एनर्जी संयंत्र लगाने में अमेरिका और जापान को पीछे छोड़ा भारत पहुंचा दूसरे स्थान पर। 2017-18 में दोगुना हुआ सोलर एनर्जी का उत्पादन। इज दिस नॉट गुड? जल, थल और आकाश तीनों क्षेत्रों में सुपरसोनिक मिसाइल दागने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। 2014 में कांग्रेसी रक्षा मंत्री ए.के. एंटोनी ने कहा था कि देश कंगाल है, हम राफेल तो क्या छोटा जेट भी नहीं ले सकते। सो आज हमें बहुत कुछ खरीद रहे हैं। सेना को मिला वो सब कुछ जो वो चाहती थी। अब आपको बताता हूं भारत का इन 4 सालों में विकास क्या हुआ। पिछले 6-7 सालों में अर्थव्यवस्था में फ्रांस को पीछे धकेलकर नंबर 6 पर पहुंचा है। बिजली उत्पादन में उसको पीछे छोड़ नंबर 3 पर पहुंचा है। टेक्सटाइल उत्पादन में इटली को पीछे छोड़ नंबर 2 पर अब भारत है। मोबाइल उत्पादन में वियतनाम को पीछे छोड़ पर नंबर 2 पर भारत है। स्टील उत्पादन में जापान को पीछे छोड़ नंबर 2 पर भारत है। आज से कुछ समय पहले तक आतंकी कश्मीर घाटी में दहशत फैलाते थे, पर आज सेना आतंकियों के लिए दहशत बनी हुई है। क्या ये सब भारत के लिए अच्छा नहीं है? As India shows it can fight back against COVID-19 with over 1 crore doses of vaccine deliveries per day, the global media have quietly shifted their focus from here. It almost seems like the only news some people want to do about India is bad news, about how India is failing or about how the Indian social fabric is falling apart. Well, we have got news for them. India stands and will long continue to flourish in the coming years. Global India won't shed their prejudice against India, and frankly, we don't care. But the story of India's fight back and the coming years of great prosperity must be told. फिर भी अगर आप उल्टा सुनना चाहते हैं, YouTube पर चले जाइए, बहुत मिल जाएंगे। मोदी से इतनी नफरत क्यों कि आप उस नफरत की आग में अपने देश से ही नफरत करने लगते हैं। बहुत हुई राजनीति के बाद, अब चलते हैं धरती के स्वर्ग कश्मीर की। मुगल शासकों के शासनकाल को आगे बढ़ाते हुए और इतिहास के पन्नों का सहारा लेते हुए हम आपसे मुखातिब होते हैं आज अकबर के दूसरे वंशज जहांगीर की ओर।
जब हम आधुनिक कश्मीर की चर्चा करते हैं तो सिख और डोगरा शासकों की चर्चा करते हैं, पर जहांगीर की चर्चा कम ही होती है, जिन्होंने इसको स्वर्ग बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज जो पर्यटन के क्षेत्र में कश्मीर को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वह सिर्फ नैसर्गिक सुंदरता की वजह से नहीं है, वह उसके सुंदर चारागाहों, बगीचों, भवनों और चश्मों, मस्जिदों की वजह से भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 1715 में जब अकबर की मृत्यु हो गई, तब जहांगीर कश्मीर का राजा बना। जहांगीर को कश्मीर इतना पसंद था कि वह बार बार कश्मीर आता रहता था। जहांगीर करीब करीब 14 बार अपनी सबसे चहेती बेगम नूरजहां के साथ यहाँ आया था। जहांगीर का पहले का नाम सलीम था। राजा बनने के बाद उसने जहांगीर की उपाधि ग्रहण की थी। उसकी बेगम नूरजहां का नाम पहले मेहरुन्निसा था। वह शेर अफगान की पत्नी थी। शेर अफगान को धोखे से जहांगीर ने हत्या करवाई और उसकी विधवा से 4 साल के मान मनोवल के बाद निकाह किया। इसने शालीमार, अच्छबल, निशांत बाग जैसे सुंदर और दर्शनीय स्थलों को बनवाया, क्योंकि गर्मी के मौसम में कश्मीर के इन्हीं जगहों पर वह समय बिताना ज्यादा पसंद करता था। मुगलों के गार्डन निर्माण की बात अगर की जाए तो उसके हिस्से में 16 से 20 बाग बगीचों का निर्माण आता है। निशांत बाग का निर्माण उसके साले आसिफ खान ने करवाया था। जहांगीर के समय में किश्तवाड़ में बहुत सारी राजनीतिक और सामाजिक समस्याएं सर उठा रही थी, जिनको सुलझाना निहायत जरूरी था। जहांगीर के मंत्री दिलावर खान ने बहुत होशियारी से समस्याओं का समाधान किया था और किश्तवाड़ को फतह किया। जहांगीर के समय में ही कश्मीर में प्लेग फैला था और कश्मीर के मुख्य क्षेत्रों में आग लग गई थी, जिसमें जामा मस्जिद के इलाके में 1200 काठ के भव्य महल और मकान जलकर नष्ट हो गए थे। जहांगीर की शासन व्यवस्था उसके शासनकाल में सुदृढ़ थी और हिंदू मुस्लिम दोनों फल फूल रहे थे। जहांगीर के शासनकाल में कश्मीर अत्यंत सुंदर और सुदृढ़ हो गया था। हिंदुओं का कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता था। उन पर हिंदू होने के कारण कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। फिर भी इनके शासनकाल में बहुत उथल पुथल हुआ। उसके शासनकाल में कश्मीर के गवर्नर इत्काद खान ने कश्मीर के हर कौम को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह 11 साल तक कश्मीर का गवर्नर रहा और जनता को आतंकित करता रहा। वह एक मतांध, क्रूर और निरंकुश अधिकारी था। कठोर टैक्स लगाना, बेगारी करवाना आदि उसके मनपसंद काम थे। उसका आतंक इतना अधिक था कि जब जहांगीर कश्मीर आता था तो डर के मारे कोई फरियाद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जहांगीर की मृत्यु इसी के समय हुई थी। उसकी मृत्यु हुई थी लाहौर में, पर दफनाया गया उन्हें कश्मीर में। जब जहांगीर से उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई, तब उन्होंने कश्मीर में मरने की इच्छा जाहिर की। इन्होंने कहा, अगर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त, अमी अस्त। यह शालीमार बाग में आज भी एक प्लेट पर लिखी हुई है। सिर्फ शालीमार बाग ही नहीं, उसके बनाए गए प्रमुख भवनों और बगीचों में पत्थर महल, ब्रा गार्डन, निशांत बाग, परी महल आदि प्रमुख है। जामी मस्जिद नूरजहां द्वारा बनाया गया था और यह आगरे के मोती महल जैसा है। यह काठ और पत्थर के मुगल और कश्मीरी आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। राजौरी और अन्य जगहों पर भी जहांगीर द्वारा अनेक सराय और रिहायश बनवाए गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो जहांगीर ने अपने शासनकाल को एक नमूने के तौर पर देश के आगे पेश किया। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे अन्य मुगल शासकों की। अब बात 135 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी की, मेरी पार्टी की। चलिए जानते हैं कांग्रेस पार्टी की डूबती नैया की कहानी। एक गाना याद आ रहा है, जब माझी नाव डुबोए उसे कौन बचाए। यही स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। वो पार्टी जिसका कोई झंडा बरदार भारत के हर कोने में, हर गांव में, हर कस्बे में मिल जाएगा, पर अगर कैप्टन ऑफ द शिप इटसेल्फ wants to capsize the boat, what can one do? Here we need to examine a couple of things. Why is Pappu doing so? Whatever he thinks he is doing. And secondly, what is the best way out for the party? चलिए जांचते हैं पहले सवाल को। पप्पू को यह साबित करना है कि वो मालिक है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है, और अपने मालिकाना हक को
साबित करने में वो चाहता है कि सिर्फ वो लोग पोजीशंस पर हों जो सिर्फ उसे सलाम करते हों, वो नहीं जो अपना रिश्ता राजीव जी या सोनिया जी से दिखाते हैं। अगर आप उस पीढ़ी के हैं तो फिर आपके लिए पार्टी में जगह नहीं है। पंजाब का सारा मसला इसी कारण है। कैप्टन अमरिंदर सिंह बिलोंग्स टू अ डिफरेंट एरा एंड देयरफॉर टू एस्टैब्लिश हिज सुपीरियरिटी पप्पू वांट्स हिम टू गो। भले ही इससे पार्टी का नुकसान हो या आने वाले चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच जाए, कोई गल नहीं जी, मालिकाना हक तो साबित हो जाएगा ना। इमेच्योर चाइल्ड्स बिहेवियर, दैट्स ट्रूली व्हाट इट इज, मंद बुद्धि। ओबामा हैड क्लियरली सीन थ्रू एंड सेड सो। और यही खेल, हाँ खेल ही कहूंगा क्योंकि पप्पू की समझ में यह खेल ही है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी खेला जाने वाला है। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले चुनाव में ये दोनों प्रदेश भी कांग्रेस गंवा देगी। कहा था मैंने पिछली बार कि बस एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्तां करने को। कहावत है ना कि घर को लगी है आग घर के चिराग से। कमोबेश कांग्रेस पार्टी की वही स्थिति है। हाँ, बचेंगे कैसे? हमारा दूसरा सवाल। जवाब सीधा है, नेतृत्व परिवर्तन। चेंज द कैप्टन ऑफ द शिप। The Congress brand still has relevance in the Modi era. It may take a couple of years, but it can be resurrected. ये निर्णय कांग्रेस जनों को ही लेना होगा। किसी एक को पहल करनी होगी और कारवां जुटता जाएगा, और ये जरूरी है देश की बेहतरी के लिए। क्यों? इस पर चर्चा करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। वीकली टेक्स साप्ताहिकी के अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका के राजनीति की और विश्व के समाचार की, पर हमारी नजर होगी उन समाचारों के भारत और भारतीय महाद्वीप पर असर की। क्या रास्ते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए अमेरिका आने पर इस कोविड युग में? अफगानिस्तान के ताजा समाचारों के बारे में और उन सब के कारण बाइडेन की घटती लोकप्रियता पर नजर डालेंगे। क्या ट्रंप 2024 में चुनाव लड़ेंगे? अपने विचार साझा करें। भारत के समाचार और उनका विश्लेषण, कश्मीर के इतिहास के पन्नों की गाथा और कांग्रेस पार्टी की कहानी और भविष्य पर चर्चा होगी अगले शनिवार को साप्ताहिकी के अगले अंक में। कई और तथ्यों के साथ फिर आऊंगा और मिल बैठकर चर्चा करेंगे आपके अपने प्रोग्राम साप्ताहिकी फ्रॉम न्यूयॉर्क में। हाँ, अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले एपिसोड की सूचना आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।